हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आशुतोष और मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, फॉर एग्जांपल थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू बनता है वो हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया था। लेकिन एंगल का जो वैल्यू है वो 0 to 90 ही बने, ये कोई कंपलसरी रूल थोड़े ना है यहाँ पर। ठीक है, एंगल जो हो सकता है वो 240 डिग्री हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी 150 डिग्री हो जाए या फिर 300 डिग्री हो जाए। तो ध्यान रखना, एंगल की ये वैल्यूज भी पॉसिबल है और इन वैल्यूज के अलावा कई सारी वैल्यूज जो है एंगल की वो पॉसिबल होती है। तो हमको आज वाले लेक्चर में बेसिकली करना क्या है, एंगल की कोई भी वैल्यू हमको दी जाए, उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू हमारे को समझना है। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन चीज़ों को समझते जाना। यदि आपको क्या करना है, किसी भी एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रूल्स है। वो रूल्स यदि आपको अच्छे से पता है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सेशन ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये एंगल्स पर वैल्यू निकालने के लिए वो पॉइंट बनेगा क्वाड्रेंट्स। आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनको हिंदी में हम लोग चतुर्थांश कह सकते हैं। और इनके बारे में जो रूल्स बनते हैं वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। यदि आपको वो रूल्स प्रॉपर्ली पता है तो एंगल का चाहे से कोई सा भी वैल्यू हो, आप उस हर एक एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाई वन मैं इन चीज़ों को समझाता जाऊंगा। जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, नोटबुक में लिखते चले जाना। ठीक है, क्योंकि रूल्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जैसे क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया। क्वाड्रेंट में देखो क्या करना होता है, आपको बेसिकली दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी होती है। ठीक है, दो लाइंस जो बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दो लाइंस जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और इस तरह से ओवरऑल यहाँ पर चार क्वाड्रेंट बन जाएंगे। इसको ध्यान रखना, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। सिमिलरली ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और लास्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है वो रूल्स वन बाय वन समझते जाना। आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है, ओवरऑल चार क्वाड्रेंट बन जाएंगे। ये एक्स हो जाएगा, इधर की तरफ ध्यान रखना एक्स नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर वाई बनेगा और जब बॉटम साइड पर जाओगे तो वाई जो आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई हो कि जो ओवरऑल जो क्वाड्रेंट बनते हैं वो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, चार क्वाड्रेंट बनेंगे। ठीक है, जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो चार बन जाएंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइन लेनी होती है, 1 2 3 और 4, जो इस तरह से क्वाड्रेंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या बनता है, जो एंगल होता है उस एंगल को ध्यान रखना। यदि आप स्टैंडर्ड वे में ध्यान रखोगे तो एंगल ध्यान रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे यदि आप क्लॉकवाइज में मेजर करते हो, आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते हो, तो जो साइन जो आएगा एंगल के साथ में वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आपको याद रखना है कि एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो, क्योंकि ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो तो वही एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमेशा एंगल को मेजरमेंट करना है तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। वेट ए सेकेंड। हमेशा याद रखना, यदि आप इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी। घड़ी के विपरीत आपको मेजरमेंट करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड है इसलिए उसको पॉजिटिव माना जाएगा। क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाता हूँ, यहाँ पर देखना। जैसे आपको बोला जाए कि थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। यदि ये 30 डिग्री है तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में लिखा गया, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। लेकिन सपोज आप इस वैल्यू को क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करना, एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनेगा।
ये जो पूरा एंगल जो बनता है इस तरह से, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पर 360 बनेगा। तो आप क्या करना, 360 में से 30 को माइनस कर देना, वो जो वैल्यू आ जाएगा वो 330 आ जाएगा, और इसके आगे नेगेटिव लगा देना, और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो किस में आ जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज में। जैसे आप इसको एग्जाम्पल फॉर्म में समझना, यहाँ पर मैं एक छोटा डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इस तरह से आपको बोला जाए कि एक क्वाड्रेंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये चारों जो सेक्शंस है वो परपेंडिकुलर है। सपोज एक लाइन आपने इस तरह से इधर की तरफ बना दी, यदि ये एंगल इधर की तरफ 30 डिग्री बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो है वो 30 बन रहा है, तो यही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप उल्टा लेकर के आओगे तो इस एंगल को ध्यान रखना माइनस का 330 बोला जाएगा। और किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या किया करो, जो वैल्यू होती है उसको 360 में से माइनस कर देना, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रखा हो, जैसे यहाँ पर 30 दे रखा था, उसको 360 में से माइनस करेंगे तो 330 बचेगा। और वो वैल्यू जो है, यदि आप 30 को एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो जो 330 जो है वो क्लॉकवाइज में आएगा और उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। एक और एग्जांपल देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एंगल बोला गया है 120 डिग्री, और ये आपको दे रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये किस डायरेक्शन में दे रखा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यदि आप इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 360 में से 120 को माइनस करेंगे, 240 बचेगा, और उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, और जैसे ही नेगेटिव लगाओगे इसका मतलब ये एंगल किस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, एंगल मेजरमेंट करने की स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज में करते हैं, घड़ी की दिशा में मेजरमेंट करते हैं, तो वही एंगल नेगेटिव हो जाएगा। चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चारों जो ये जो दोनों जो लाइंस होती है वो एक दूसरे में परपेंडिकुलर होती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है वो देखना, यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे आपको एक चीज पता होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पॉइंट होता है, जब भी हम किसी पॉइंट को मेंशन करते हैं तो उसके लिए हमारे को दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, दो निर्देशांक चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं तो हम लोग किसी पॉइंट की जो लोकेशन है उसको फिक्स कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है जबकि वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें x जो है वो प्लस रहेगा और y जो है उसका वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ध्यान रखना y जो है वो नीचे की तरफ नेगेटिव आएगा और x जो बनेगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें x और y दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यदि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो x का वैल्यू भी नेगेटिव और y का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। और यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो x का वैल्यू ध्यान रखना पॉजिटिव आएगा लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। x और y की जो वैल्यूज है उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y की जो वैल्यूज बनेगी वो दोनों के दोनों पॉजिटिव बनेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट जो बनेगा उसमें x और y का जो वैल्यू बनेगा, x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड जो क्वाड्रेंट बनेगा उसमें ध्यान रखना x का वैल्यू भी नेगेटिव होगा और y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। और यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x का वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाता है जबकि y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। ये तीसरा रूल बनता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखना कि पहले जो लिखा जाता है वो x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और बाद में जो लिखेंगे वो कौन सा लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे और क्या क्या रूल्स बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखना है, ऐसे मैं वापस से वो शेप ले लेता हूँ। बाकी आपको वो प्रीवियस वाली शेप को ही बनाना है, एक ही बार आपको शेप बनानी है, बार बार शेप बनाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है। मैंने वापस से ले लिया है और यहाँ पर समझते जाना। ये जो बनेगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये x हो जाएगा, यहाँ पर x नेगेटिव हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और इधर की तरफ y नेगेटिव हो जाएगा। देखना है इससे, यहाँ पर x नेगेटिव आएगा। अगला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखना। आपको क्या करना होता है, जो y जो है उसको परपेंडिकुलर के रूप में मान करके चलना। जब y कोऑर्डिनेट जो है उसको हमेशा हम लोग किस फॉर्म में मान करके चलेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में। जबकि जो x कोऑर्डिनेट है उसको ध्यान रखना हमेशा आपको बेस मान करके चलना है।
और जो हाइपोटेनियस जो है वो ध्यान रखना हमेशा आपका एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। ये चीज ध्यान रखना, एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यदि एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस, ये ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन जो हाइपोटेनियस बनता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, वो हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग ये चीज समझेंगे यहाँ पर कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव बनेगा, तो वहां पर ध्यान रखना हमारे को इन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर, ठीक है। तो वन बाय वन देखते जाना। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यदि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू बनता है वो पॉजिटिव रहता है। ये चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और यदि ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है तो जैसे मैंने बताया कि एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो स्टार्टिंग में बेस आ जाएगा। और जो वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू पी आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बेस का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और जो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो भी कैसा बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। तो यदि आप वैल्यू लिखते हैं, जैसे साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, तो वो पी अपॉन में एच आ जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू पॉजिटिव है, और जो हाइपोटेनियस जो है कर्ण, उसके लिए मैंने बता दिया कि वो डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यदि आप एक धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का डिवाइड देंगे तो वैल्यू कैसा मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली यदि आप कॉस थीटा की बात करते हैं तो वो बी अपॉन एच हो जाएगा। बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। एच का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से वैल्यू जो बनेगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली टेन थीटा का जो वैल्यू बनता है वो पी अपॉन में बी आ जाएगा। पी का वैल्यू पॉजिटिव है, बी का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन करके आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप कॉट थीटा की बात करेंगे तो वो बी अपॉन पी बनेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे यदि आप सेक थीटा की बात करेंगे तो वो एच अपॉन में बी आ जाएगा। एच का वैल्यू ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बेस का जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और लास्ट में यदि आप कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो वो एच अपॉन में पी बनेगा। एच का वैल्यू पॉजिटिव है, पी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके पॉजिटिव बनेंगे। हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर, देखना है ऐसे। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज कैसी बन रही है वो हमारे को समझना है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहेगा जबकि वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस को, और जो वाई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो बेस का वैल्यू बनेगा यहाँ पर वो नेगेटिव बन जाएगा, जबकि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। अब वन बाई वन देखते जाना किसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, किसका नेगेटिव आता है। साइन थीटा का वैल्यू जो बनेगा वो पी अपॉन एच बनेगा। पी का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आप कॉस थीटा की बात करते हैं तो वो बी अपॉन एच आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, जबकि एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो पी अपॉन में बी बनेगा। पी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है लेकिन बी का वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हो तो वो बी अपॉन में पी बनेगा। बी का वैल्यू नेगेटिव, पी का वैल्यू पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना आप लोग, यहाँ पर सेक थीटा का जो वैल्यू है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी याद रखना कि सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। सिमिलरली यदि आप वैल्यू निकालते हैं किसका, कॉसेक थीटा का, तो ध्यान रखना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पी का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट्स बनते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये याद रखना। और इसको मेंशन कैसे करोगे वो चीज़ समझना। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एक तो जो साइन थीटा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है,
और एक जो कॉसेक थीटा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये दो पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा ये चारों के चारों कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना, आपको ये मेंशन कर लेना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों के दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के चार के बारे में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब अपने आप ही बन जाएगा कि बाकी के चार जो बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव नेगेटिव कौन बनेंगे वो हमारे को समझना है। देखना है ऐसे, यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है, एक्स और वाई का जो वैल्यू है उसको मेंशन करना केवल। एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव बनेगा। एक्स जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बेस का जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव बन रहा है और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है। तो वन बाई वन वैल्यूज लिखते चले जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बनेगा। तो पी अपॉन एच हो जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, एच का ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हो बी अपॉन एच का यूज करके तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। यदि आप टेन थीटा का वैल्यू निकालते हो तो पी अपॉन में बी आ जाएगा, राइट। पी का वैल्यू नेगेटिव है, बी का जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव ध्यान रखना डिवाइड की फॉर्म में है तो कैंसिल होकर के कैसा रिजल्ट देंगे, आपको पॉजिटिव देंगे। सिमिलरली यदि आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो बी अपॉन पी बनेगा, नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव, वैल्यू जो बनकर के आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। यदि आप सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो एच अपॉन में बी आ जाएगा, एच का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बी का वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में जैसे आप वैल्यू निकालते हैं कॉसेक थीटा का तो वो एच अपॉन पी बनेगा और एच का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पी का वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दो ऐसे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी के चार जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये सेम चीज आप मेंशन करेंगे उसी डायग्राम के अंदर। आपको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी के जो चार बच गए वो चारों कैसे आएंगे, इस वाले के अंदर नेगेटिव आ जाएंगे। लास्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चीजें बनेगी वो समझते जानो। देखो यदि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यदि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वही सेम चीज करना है, एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो हमको लिखना है। एक्स का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। एक्स जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई जो है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वन बाई वन आपको अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको तीन जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, इस वाले को क्या करना है, वीडियो को यहीं पर पॉज करना और अपने आप से इन वैल्यूज को निकालो। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप लोग को मैच करना है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो पी अपॉन में एच आएगा, पी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है, एच का वैल्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। यदि आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो बी अपॉन एच आएगा, बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आप टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो पी अपॉन में बी बनेगा, पी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, बी का वैल्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो बी अपॉन पी रहेगा, वो वैल्यू फाइनल नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली यदि इसी तरह से या इधर की तरफ देख लेना, जैसे आप वैल्यू निकालते हैं सेक थीटा का तो वो एच अपॉन में बी बनेगा, एच का वैल्यू पॉजिटिव है, बी का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और कॉसेक थीटा का जब वैल्यू निकालोगे तो वो एच अपॉन में पी बनेगा, एच का वैल्यू पॉजिटिव है, पी का वैल्यू नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाएगी तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, सिमिलरली जो सेक थीटा जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। केवल ये दो ऐसे होते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन बाकी के जो चार बनते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में
नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो लास्ट जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, इधर देखना। फोर्थ जो क्वाड्रेंट बनेगा उसमें क्या होता है, एक तो कॉस थीटा और एक जो होता है सेक थीटा, ये दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन बाकी के जो चार है वो इसमें कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो नेगेटिव वाले हैं वो मेंशन नहीं किए हैं, वो आपको खुद से याद रखना है। पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ऑल पॉजिटिव रहेगा, सबके सब पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आते हैं, बाकी के चारों जो बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी के जो चार बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी के जो चार बच जाएंगे वो यहाँ पर कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है वो समझना है ऐसे, और ये चीज़ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है इसको, देखना है ऐसे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनकर के आया हमारे सामने, यदि हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें इन क्वाड्रेंट्स के बारे में, पहले क्वाड्रेंट में 6 पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव बनते हैं, बाकी के चार जो बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी के चार नेगेटिव बन जाएंगे। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव है, बाकी के चार जो बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। तो आप बेसिकली यहाँ से एक चीज समझना, टोटल जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आपके इनमें ओवरऑल यदि क्वाड्रेंट वाइज देखते हो तो 2 ही केस बन सकते हैं, या तो ध्यान रखना 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव हो जाए, और एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा ना हो जो नेगेटिव हो, 0 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे। ऐसा केवल ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन दूसरा केस ये बन सकता है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव हो जाए और बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव हो जाए। ऐसा ध्यान रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, या फिर फोर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इस पॉइंट से पता है आपको क्या समझना है वो देखना, या तो 6 पॉजिटिव बनेंगे या फिर 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव बनेंगे। यदि आपको किसी जगह पर ऐसा लिखा हुआ मिले कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है और 3 जो है वो नेगेटिव है, तो ध्यान रखना ये पूरी तरह से गलत चीज़ है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये होगा कि 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव होंगे, या फिर डायरेक्टली 6 पॉजिटिव होंगे, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव ये भी ध्यान रखना कभी नहीं हो सकता, 5 पॉजिटिव हो और 1 नेगेटिव बने ये भी ध्यान रखना कभी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल गलत केसेस होते हैं, जो गलत होते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 वैल्यू पॉजिटिव हो और 5 नेगेटिव हो, ये चीज भी ध्यान रखना कभी नहीं हो सकती है। केवल 2 ही केस बनते हैं, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, या फिर 6 पॉजिटिव और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव बन जाएगा। यदि ये 6 पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट डेफिनेट है कि फर्स्ट बनेगा, लेकिन 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से कुछ भी हो सकता है। वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कौन से वाले आ रहे हैं। यदि साइन और कॉसेक आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 10 और कॉट आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और सेक और कॉस आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप पता है क्या चीज समझ सकते हैं, मिनिमम कितनी वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ध्यान रखना मिनिमम 2 वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी रहेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं वहां पर मिनिमम 2 वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और यदि आप मैक्सिमम देखते हैं तो ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यूज कितनी हो सकती है, 6 वैल्यूज हो सकती है। मैक्सिमम ध्यान रखना 6 वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, जबकि मिनिमम 2 वैल्यूज तो पॉजिटिव हमेशा रहेगी। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, 5 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, या 1 पॉजिटिव 5 नेगेटिव ये भी ध्यान रखना कभी नहीं हो सकता है। तो ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रूल बनता है वो समझना। देखो नेक्स्ट रूल क्या बनता है, जो हम लोग को चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर कौन सा है वो देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग शायद 6 नंबर पॉइंट होगा। जो आपको चेंजेस करने होते हैं, जो परिवर्तन करने होते हैं, वो ध्यान रखना 2 बेस पर होते हैं। पहला जो चेंज होता है वो एंगल के बेस पर होता है, राइट।
पहला जो चेंज बनेगा वो किसके बेस पर बनेगा, जो एंगल होता है, जो कोण जो होता है उसके बेस पर बनता है। ये चेंजेस क्या होते हैं ये मैं पता है आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए केवल इसको थोड़ा सा इसका आइडिया समझता जाना। पहला जो चेंज होता है वो एंगल के बेस पर होता है, कोण के बेस पे होता है। इसमें भी ध्यान रखना दो वेराइटीज बनती है। पहली वेराइटी क्या है कि एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है। एंगल जो बनना चाहिए वो 90 का ऑड मल्टीपल बनना चाहिए। ऑड मल्टीपल का मतलब जैसे विषम गुणांक जो होते हैं वो बनना कंपलसरी है, ध्यान रखना। एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जैसे 90 इंटू 1 कर सकते हो, 90 इंटू 3 कर सकते हो, 90 इंटू 5 कर सकते हो। ध्यान रखना 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, विषम गुणांक होना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 का ऑड मल्टीपल याद रखना है। और यदि ये एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये पॉइंट याद रखना कि साइन थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है कॉस थीटा के अंदर, जबकि कॉस थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है साइन थीटा के अंदर। सिमिलरली टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा के अंदर, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह से सेक थीटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक थीटा के अंदर, और कॉसेक थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है सेक थीटा के अंदर। ये तब करना जब ध्यान रखना एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, विषम गुणांक हो। सेकंड जो इसमें केस बनेगा, यदि एंगल 90 का इवन मल्टीपल हो, ठीक है। एंगल जो बनेगा वो 90 का इवन मल्टीपल बनेगा, एक सम गुणांक बन जाएगा। यदि ध्यान रखना एंगल जो है वो 90 का एक इवन मल्टीपल है, सम गुणांक है, इसका मतलब क्या है, जैसे एंगल ध्यान रखना 0 हो सकता है, 90 इंटू 2 हो सकता है, 90 इंटू 4 हो सकता है, 90 इंटू 6 हो सकता है। ध्यान रखना इसका सम गुणांक आना चाहिए। तो इस वाले केस में ध्यान रखना नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो साइन थीटा है वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब ध्यान रखना अपने ही रूप में रहते हैं, ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये जो चेंज होते हैं, ये जो परिवर्तित होते हैं वो तब होते हैं जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, विषम गुणांक हो, जैसे 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, इस तरह का होता है। तब साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा के अंदर, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, और इनका उल्टा भी ध्यान रखना करेक्ट बनेगा। लेकिन जब एंगल जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, सम गुणांक है, तो उस वाले केस में ध्यान रखना कोई चेंज नहीं होता है। और ये जो जीरो जो है इसको भी ध्यान रखना आपको इसी में काउंट करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, जो चेंज करना होता है वो एंगल बेस पर जो चेंज होता है वो इस तरह से हो जाएगा। सेकंड जो आपको चेंज करना होता है वो ध्यान रखना क्वाड्रेंट बेस पर करना होता है, ठीक है। सेकंड जो चेंज बनेगा वो ध्यान रखना क्वाड्रेंट बेस पर बनता है। और क्वाड्रेंट बेस पर कैसे चेंज करते हैं वो आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा। केवल इतना जरूर याद रख लेना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और 7 जो रूल बनता है यहाँ पर वो देखना है, यहाँ पर 360 डिग्री, ध्यान रखना 360 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ये चीज याद रखना 360 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इसका भी ध्यान रखना नो इफेक्ट होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स क्या है ध्यान रखना, ये आपको कल वाले लेक्चर में समझ में आएंगे, क्योंकि कल मैं आपको इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि 360 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इसका ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इस वाली वैल्यू को हम लोग वहां पर इग्नोर कर सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 360, 360 के जो गुणांक है उसका मतलब क्या है वो देखना। उसका मतलब ये है, जैसे 360 का डबल कर दिया 720 हो गया, 360 का ट्रिपल कर देंगे 1080 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स कर सकते हैं 1440 हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स कर सकते हो 1800 हो जाएगा। तो 360 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं उनका कोई सेंस नहीं होता है, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उनको इग्नोर कैसे करना है वो जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके रूल्स होते हैं, ये रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इन रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज जो होती है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको नेक्स्ट वाली क्लास में सीखने को मिलेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको
ये जो रूल्स है वो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, वन बाय वन इन रूल्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है यदि आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो। देखना यहाँ से सबसे पहली बार क्या करना होता है, आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस लेकर के चलनी है, ठीक है, दो लंबवत रेखाएं लेकर के चलनी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही y पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड्स जाओगे तो y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यदि आप पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव बनेगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव आएगा लेकिन y जो बनेगा वो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। और हमेशा याद रखना पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि पहले जो हम लोग लिखते हैं वो x लिखते हैं और बाद में हम लोग कौन सा लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब वन बाई वन देखते जाना क्या क्या रूल्स है। पहला रूल ये बनेगा कि नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स जो बनते हैं चतुर्थांश वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा रूल ये बनता है कि जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है यदि आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही रहेगा, वो ध्यान रखना आप क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना यदि आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तब तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज करते हैं तो वही एंगल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोला जाए कि थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है -70 डिग्री, माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब हमको श्योर हो जाना है कि एंगल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में। हमको क्या करना है, इसी एंगल को कन्वर्ट करना है सपोज एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप क्या करना, 360 में से 70 को पहले माइनस करना, बचेगा कितना, 290। और यहाँ पर 290 जो है ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लॉकवाइज के अंदर। हमेशा याद रखना केवल वैल्यू जो होती है साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो वैल्यू है 70 उसको क्या करना 360 में से माइनस कर देना। यदि वो क्लॉकवाइज में है तो उसके आगे नेगेटिव लगा लेना और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज में है तो वहां पर वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है। जो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई जो निर्देशांक है उसमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट देखो आपको ये याद रखना है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा परपेंडिकुलर को शो करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बेस को शो करेगा, लेकिन जो हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना हाइपोटेनियस क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज नहीं होगा। पहला क्वाड्रेंट हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा क्वाड्रेंट हो, एच का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन वाई का वैल्यू या एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दोनों कैसे होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। एक्स जो है ध्यान रखना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो वाई जो होता है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो पी अपॉन में एच आ जाएगा। पी का वैल्यू भी पॉजिटिव है, एच का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो पी अपॉन एच बनेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फाइनल पॉजिटिव बनेगा। टेन थीटा का वैल्यू पी अपॉन बी बनेगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आप चेक करना सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाकी जो है वो आपको खुद से समझना है। जैसे आप क्या करना, सेकेंड क्वाड्रेंट जो उसको समझना। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एक्स और वाई की बात करते हैं, एक्स का जो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जबकि वाई का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। हमको ये भी पता है कि एक्स का जो वैल्यू होता है वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा और वाई का जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर को। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बेस का वैल्यू नेगेटिव बनेगा जबकि परपेंडिकुलर का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। अब जो डे 1 जो आपको लेक्चर करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उनके क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, उनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो यूज करना है और जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो रखते जाना। जैसे साइन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पी अपॉन एच होता है। पी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, एच का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा।
कॉस का वैल्यू बी अपॉन एच बनेगा, बी का वैल्यू यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन करके आएगा। सेम चीज़ जो है वो टेन थीटा के साथ में बनेगी, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। कॉट का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, सेक का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, लेकिन जो कॉसेक आएगा वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करना, एक्स और वाई की बात करते हैं तो दोनों यहाँ पर कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। बी का वैल्यू भी नेगेटिव है, पी का वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव बनेगा। और यदि दोनों के दोनों नेगेटिव है तो होगा क्या, जैसे टेन थीटा में क्या होता है, ये दोनों आ जाएंगे, नेगेटिव में नेगेटिव का डिवाइड दोगे तो पॉजिटिव बना देगा। कॉट में भी क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, और यदि आप नेगेटिव में नेगेटिव का डिवाइड दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बाकी के चार जो हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें केवल एक ही नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो इन चारों में वो कैसे आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से जो रिजल्ट है वो ये याद रखना कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी के चार जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव बनेगा, बाकी के चार जो बनेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी के जो चार बनेंगे वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, देखना है ऐसे। अगला पॉइंट क्या है उसको समझना। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपने पॉइंट सीखा है उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो आपको लिखना है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 में से क्या होता है, दो केसेस बन सकते हैं, या तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो जाए और एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा ना हो जो नेगेटिव बने। ऐसा कब हो सकता है, जब एंगल का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना, यदि आप दूसरा केस जो पॉसिबल हो सकता है वो ये हो सकता है कि दो पॉजिटिव बने और चार कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। दो पॉजिटिव और चार नेगेटिव, ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा कि तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव हो जाए, चार पॉजिटिव दो नेगेटिव हो जाए, या पांच पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक पॉजिटिव पांच नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये दो ही केस बन सकते हैं जो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये चीज़ याद रखना कि मिनिमम जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है, मिनिमम पॉजिटिव कितने हो सकते हैं, दो, और मैक्सिमम पॉजिटिव कितने हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। तीन पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता, और चार पॉजिटिव या पांच पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते, डायरेक्टली फिर छः पर ही ट्रेन जाकर के रुकेगी हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखना है इसे। नेक्स्ट देखो क्या होता है, जो चेंजेस करते हैं, जो परिवर्तन किए जाते हैं वो दो बेस पर किए जाते हैं। एक होता है एंगल बेस के ऊपर चेंज किया जाता है, और दूसरा होता है क्वाड्रेंट बेस के ऊपर। ये चीज़ याद रखना, एंगल बेस के ऊपर जो चेंज होते हैं वो दो केसेस में होते हैं। पहला केस बनेगा जब एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल हो, 90 का विषम गुणांक हो, जैसे 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5। यदि ये विषम गुणांक है तो साइन का वैल्यू कॉस में, कॉस का वैल्यू साइन में, ध्यान रखना ये दोनों डायरेक्शन में करेक्ट है ये चीज़। टेन का वैल्यू कॉट में, कॉट का वैल्यू टेन में कन्वर्ट होगा, सेक का वैल्यू कॉसेक में, और कॉसेक का वैल्यू सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि एंगल का वैल्यू 90 का इवन मल्टीपल है, सम गुणांक है, तो उस वाले केस में ध्यान रखना नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो उसी फॉर्म में रहेगा। और ये भी ध्यान रखना कि जीरो भी यहीं पर काउंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सातवां पॉइंट है वो ये याद रखना है कि 360 या मल्टीपल ऑफ 360, मल्टीपल ऑफ 360 का मतलब 720, 1080, 1440, 1800, इनका भी ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मल्टीपल ऑफ 360 का कभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना आपको नो इफेक्ट याद रखना है। तो ये टोटल 7 रूल्स है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, वो और समझ लो। देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इनकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ से ध्यान रखना, हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ पर इधर की तरफ जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री रहता है, फिर इधर की तरफ ये 90 हो जाएगा, फिर ये 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 270 हो जाएगा, देन वापस से घूम करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 360 आ जाएगा। देन 360 में प्लस 90 करोगे
450 हो जाएगा, 450 में प्लस 90 करोगे 540 हो जाएगा, और 540 में जब प्लस 90 करोगे 630 हो जाएगा, और लास्ट में घूम करके वापस से कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर क्या, कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो क्षैतिज जो रेखा है, ठीक है, आड़ी जो रेखा जो है, इसके ऊपर क्या होता है, 90 के आपके इवन मल्टीपल आते हैं। 90 के जो सम गुणांक होंगे वो सारे के सारे, ध्यान रखना, इस लाइन पर आते हैं। इस लाइन के ऊपर सारे के सारे जो 90 के इवन मल्टीपल्स होते हैं वो इस लाइन पर आएंगे। लेकिन जैसे आप इस वाली लाइन के ऊपर ऑब्जर्व करना, इस लाइन की यदि हम लोग बात करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे 90 आया, फिर 450 आ गया, 270 आ गया, 630 आ गया। ये ध्यान रखना, सारे के सारे 90 के विषम गुणांक होते हैं। ये जो वर्टिकल जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे क्या होता है, 90 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं। जो विषम गुणांक जो होते हैं वो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एंगल की रेंज जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की जो रेंज होती है वो 90 से 180 हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की जो रेंज बनेगी वो 180 से 270 हो जाती है। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें एंगल की रेंज जो बनती है वो 270 से लेकर के 360 तक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपका फाइनल कंक्लूजन वाले जो पॉइंट्स है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन पॉइंट्स को क्या करना, प्रॉपर्ली रिवाइज करना, जो रूल्स है उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करना, इनके नोट्स बनाना, और इन रूल्स के बेस पर आप अलग अलग एंगल्स के ऊपर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाते जाना और प्रॉपर्ली स्टडी करो। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी जो टाइम है आपको स्टडी करना जरूरी है। यदि आप स्टडी नहीं करते हैं तो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप पीछे रह जाएंगे उनसे। ठीक है, तो पढ़ाई जरूर करनी है, आप पढ़ाई करते रहना, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम रहेगा। तो ये वीडियोस अपलोड करने का बेसिक जो रीज़न है वो यही है, ताकि आपकी जो पढ़ाई से जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। क्योंकि दिक्कत यही आएगी, ध्यान रखना, जब वापस से चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होगी, जब आप, यदि आप अभी पढ़ाई नहीं करते हैं बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपका फ्लो ही नहीं बनेगा। तो इन वीडियोस को रेगुलर देखते जाओ, इनके नोट्स बनाते जाना, स्टडी करनी है और रिविज़न जरूर करना है। ठीक है, रिवीजन जरूर करना, क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई करते रहो, मैं तो इतना ही कहूँगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना एग्ज़ाम से बिल्कुल रेलेवेंट है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत सुटेबल कंटेंट है। और यदि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली करते हैं तो ध्यान रखना आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। और प्रॉपरली नोट्स बनाना और पढ़ते रहना, बस घर पे रहो और पढ़ाई करो, बस अभी आपका यही काम है। ठीक है, हैव ए नाइस डे। सेशन डिसमिस्ड।